और बुलेटिन में सबसे पहले बात मां की ममता को दिखाती है। एक खबर से करते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मां की ममता अनमोल है और एक मां जो अपने बच्चों के लिए करती है उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। और रांची में बुंडू के निहालगढ़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इसे एक बार फिर से साबित कर दिया। यहां बारिश में भीग रही एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर बचाती दिखी। यह तस्वीर बेहद खास है। इसमें एक तरफ जहां मां की परेशानी दिख रही है तो वहीं बच्चों को बचाने की उसकी कोशिश भी दिख रही है। साथ ही इसके जरिए बच्चों को भी संदेश दिया जा रहा है कि जब तक मैं हूं सब कुछ ठीक है और ठीक रहेगा। और दुमका से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जामा थाना क्षेत्र के जरपुरा गांव में उत्पाद विभाग ने देर रात करीब 2 बजे छापेमारी में करीब 1,500 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। इस कारोबार के पीछे बालू माफिया अमर मंडल बताया जा रहा है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने 6 पिकअप वैन और एक हाईवा को भी जब्त किया है। उसे गिलनापाड़ा ले आई है पुलिस। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की और साथ ही अवैध विदेशी शराब के साथ स्पिरिट भी जब्त किया गया है। इस अवैध कारोबार में गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार करने वाले अमर मंडल का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जिस कैंपस से शराब बरामद की गई वो कैंपस अमर मंडल का ही है। इस अवैध कारोबार में और भी कई लोगों के नामों का खुलासा हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी को यहां हिरासत में लिया गया है। और नीतीश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, क्या कुछ अपडेट है? कैंपस अमर मंडल का ही है, लेकिन जो सामान मिले हैं क्या वो अमर मंडल का ये बात का खुलासा हो पाया इसका? देखिए, आपको बता दूं कि कल देर रात जामा थाना क्षेत्र के गरपुरा गांव में अमर मंडल कैंपस, जिनका कैंपस बताया जा रहा है, उनके यहाँ देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। वहीं कहा जा रहा है कि वो कैंपस जो है वो अमर मंडल का है। बाकायदा जो जिसकी गिरफ्तारी की गई है वो फरवरी महीने में उस पर वो किराया लेकर उसके मकान में जो बाइक बनाने का काम को लेकर ये बताया जा रहा है। लेकिन इस देर रात 2 बजे उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में जो है वो शराब की खेप इससे बरामद की है। नीतीश, एक बात और सामने आ रही है, ये कैंपस तो अमर मंडल का है लेकिन शायद किसी को रेंट में दिया हुआ था, ये भी जानकारी मिल रही है। जी, आपको बता दूं कि ये अमर मंडल जो वो फरवरी महीने में रेंट पर, ये जो मुख्तार अंसारी है जिसकी गिरफ्तारी की गई है, इसको रेंट पर दिया गया था कुछ बाइक या कुछ ऐसे बनवाने को लेकर। लेकिन अब इस पर जो देख रहे हैं आप कि रात के 2 बजे उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में जो है शराब बरामद की है। अब नीतीश, ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि अमर मंडल जो है कोयला और बालू का अवैध कारोबार करता है, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए इस छापेमारी के बाद कि अमर मंडल शराब के अवैध धंधों में भी लिप्त है? जी, बता दें कि कहीं ना कहीं अब इसकी जो सुई है वो अमर मंडल पर लटकती दिख रही है। जो जिस तरह का ये पहले भी इनका रहा है, वो अवैध जो धंधा है उसमें संलिप्तता पाई जाती रही है। चाहे वो गिट्टी हो या बालू, इस तरह के अवैध धंधों में अक्सर उनका नाम आता रहा है। साथ ही उनकी इस क्षेत्र में टूटी बोलती है। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उनका इस पर कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। तो देखिए, दुमका के जामा से खबर आई, बड़ी खबर, और वहां से अमर मंडल जो बालू और कोयले का बड़ा माफिया है उसके यहां से ट्रक और पिकअप वैन जब्त किए गए हैं। शराब की अवैध पेटियां जब्त की गई हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और अब पुलिस इस मामले में छानबीन भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के दोदांग गांव के 7 युवक तमिलनाडु में फंस गए हैं। ये सभी 4 महीने से वहां मजदूरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहां फंस कर रह गए। अब सभी मजदूर वापस आना चाहते हैं, लेकिन ठेकेदार सभी मजदूरों का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्हें किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे वो भूखे प्यासे वहां रहने को मजबूर हैं। घरों से उन्होंने पैसे की मांग की, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने से परिजन भी मदद करने से मजबूर दिख रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु में फंसे युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन से घर वापसी की गुहार लगाई, जिसके बाद मिशन बदलाव के सदस्य ने सीएमओ को पूरे मामले की जानकारी दी और मजदूरों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। मेरी मम्मी को कोरोना खाने के लिए पैसा तक नहीं दे रहा है, राशन खरीदने के लिए घर से मंगा रहे हैं हम लोग। और ये देख रहे हैं हमारा भाई, इसकी मम्मी को हुआ कोरोना, जो इधर बाजू में
मेरी मम्मी को कोरोना हो गया है, उससे 10 दिन पहले बोल रखे थे कि संडे को हम लोग को पूरा पेमेंट कर दीजिएगा, हम लोग घर जाएंगे बोल रहे थे। खाने के लिए पैसा तक नहीं दे रहा है राशन खरीदने के लिए। और राजधानी रांची समेत झारखंड में आज यास तूफान का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान तेज बारिश के साथ साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में साइक्लोन का ज्यादा असर रहेगा। रांची के साथ साथ सिंहभूम के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन ने बुधवार देर रात झारखंड में दस्तक दे दी है, जिससे पश्चिम बंगाल से सटे संथाल के सीमावर्ती जिलों में तेज बारिश हो रही है। इधर गिरिडीह के भी कई इलाकों में यास तूफान का असर दिखाई दे रहा है। तूफान की वजह से चितमाडी इलाके में कई पेड़ गिर गए, कई घरों के छत उड़ गए, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। आज सुबह अचानक तेज बारिश के साथ हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज हवा के झोंकों ने घर के ऊपर बने टीन के शेड और मिट्टी के खपरेल को उड़ा दिया। इसमें 2 लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। घर में रखे सामान को नुकसान भी पहुंचा है। इधर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में भी चक्रवाती तूफान यास की रफ्तार यहां कम दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और हवा से मिट्टी के घर और जर्जर आवास के घर की छतें टूट गई हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर पेड़ गिरने से भी घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बिजली के तार और पोल भी टूट गए। घाटशिला अनुमंडल के सभी प्रखंडों में शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। इसमें मिट्टी के घर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को रखा गया है, जिसमें सभी के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तो वो और यह साइक्लोन ने मानसून से पहले ही रांची नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। साइक्लोन की वजह से लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से राजधानी के निचले इलाकों में नदी जैसे बहाव नजर आ रहे हैं। बहाव और गंदगी इतनी ज्यादा कि लोगों का घरों से एक कदम बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। इस सघन आबादी में रहने वाले लोग सब्जी और दवा जैसी जरूरी चीज भी खरीदने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मोहल्लों में तो ऐसी हालत देखकर लोग नगर निगम और प्रशासन से नाराज दिख रहे हैं। रांची के पंचशील नगर इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। नदी का नजारा नहीं है बल्कि यासा साइक्लोन का असर है। राजधानी रांची में बीते 3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश का असर ऐसा है कि जितने भी निचले इलाके हैं, हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के पंडरा के पंचशील नगर मोहल्ले में, जहां आप देख सकते हैं कि रोड नंबर 3 में, जहां आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहां पर जो बारिश का पानी है, 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, वो पानी किस तरह गली मोहल्लों में नदी की शक्ल में बह रहा है और लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक नदी सा नजारा है और सड़क के दोनों ओर गहरे नाले हैं। अगर गलती से भ्रम में कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी या बाइक अगर इस नाले में गिर जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कि वास्तव में परेशानी क्या है? परेशानी तो इतना है जब घर में पानी घुस जाता है। हाँ, नगर निगम ले आते हैं, टैक्स इनकम टैक्स ले लेके भाग जाते हैं। हरदम बोलते हैं जब अब बना देंगे, अब बना देंगे। कब बनाएंगे? यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। आते हैं खाली भाग जाते हैं देख देख के। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे जाएंगे? घर से बाहर नहीं हो सकते हैं, सब्जी लेने नहीं जा सकते हैं, बाल बच्चा बीमार है, इसमें पानी में कैसे लेके जाए? बिल्कुल एक आम महिला का गुस्सा जो है किस तरह तूफान में निकल कर सामने ऐसा में तो ले नहीं जा सकते हैं। बीमार है तो लान के देख सकते हैं ना नगर निगम बोले। आप बता रहे हैं कि आपका ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ, अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है मेरा। हमको टाका कटवाने जाना था, लेकिन नहीं निकल पाने की वजह से हम जा नहीं पाए। बिल्कुल देखिए, ऑपरेशन हुआ है, टाका कटवाने जाना था, क्या बनी और क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी ये है कि छोटे छोटे बच्चे अगर बाहर आ जाएंगे गलती से और नाले में बह सकते हैं, इसलिए नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि वो देखें और इसको बनाएं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है हम सबका दूर हो सके।
लोगों को सब्जी खरीदने में परेशानी आ रही है। सुबह सुबह लोगों को जो बाजार निकलने के लिए नियत समय दिया गया है, क्या समस्या है? बहुत समस्या है। जानते हैं कि हम लोग देखिए अभी 1 ट्रक बालू गिराए थे, पूरी बालू हम लोग की बह गई है। क्या नगर निगम वाले हम लोग को देंगे जिम्मेवारी, इसका भरपाई करेंगे? एक तरीके से लॉकडाउन जो है यासा साइक्लोन ने भी लगा दिया। जिस तरह घर के आगे जो पानी बह रहा है, नदी की शक्ल में बह रहा है, लोग जाकर भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और ऐसे में लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तरीके से यासा साइक्लोन ने एक लिटमस टेस्ट भी कर दिया है मानसून से आने से पहले, कि जब मानसून के दौरान लगातार बारिश के 4 महीने होंगे वो कितने मुश्किल भरे होंगे निचले इलाकों के लिए। नगर निगम को इन इलाकों में खासी मेहनत करनी होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो आप समझ सकते हैं उसे देखकर कि यास की वजह से कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त खूंटी में हैं और हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अविनाश, इस वक्त आप खूंटी में, ग्रामीण इलाका है, वहां कितना असर दिख रहा है यास का? तो आप सुरक्षित स्थान पर ऊंचे स्थानों पे चले जाएंगे। किचन में आप लोग स्थानों पे चले जाएंगे। मेरे ठीक पीछे की जो तस्वीर है वो तस्वीर अब से कुछ घंटे पहले तक अगर हम कहें तो ये किसी गरीब का आशियाना हुआ करता था, लेकिन बारिश के बाद पूरी तरह से ये आशियाना धराशाही हो गया है। यास जो तूफान है उसका ये कहर है, उसका ये उदाहरण है कि किस तरह से जो हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होने वाली है, सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी तो ऐसे ही आवास में रहने वाले लोगों को होने वाली है। दीदी, ये आपका घर है? मेरा घर है। क्या नाम है? मेरा राहिल मुंडा है। अच्छा दीदी, ये बताइए कैसे गिर गया, कब गिरा? रात में गिरा, रात में बारिश हो रहा था ना तो राते में गिर गया ऐसा। अच्छा, रात का बारिश से पूरा गिर गया है, पूरा दीवार पूरा। कौन कौन है आपके घर में? मेरा 4 बच्चा रहता है और मेरा सास रहता है। तो आप लोग कहाँ रह रही हैं अभी? अभी वो घर में रहते हैं, उधर का जो दूसरे हिस्से का? हाँ, दूसरे। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं है, मेरा हस्बैंड 4 साल हो गया है। विधवा पेंशन मिलता होगा? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। पीएम आवास भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग नहीं है? नहीं, मेरा भी नहीं मिलता है, उसका भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सास की अविनाश, इनकी परेशानी तो हम समझ सकते हैं, ना विधवा पेंशन ना दूसरी कोई सहायता मिली है, कैसे इनका घर चलेगा और क्या परेशानियां इनको है यहाँ पर? नहीं, देखिए आपने सही सवाल उठाया कि कैसे घर चलेगा। आप समझ सकते हैं कि गरीब जो परिवार हैं उनके लिए गुजर बसर करना, और इस तूफान के बाद अगर आशियाना भी छिन जाए तो आप समझ सकते। और एक परिवार नहीं है, एक और महिला भी हमारे साथ है। आपका भी घर गिर गया? हाँ, मेरा भी घर गिर गया है। तो आप लोग कैसे खाना वाना, कैसे गुजर बसर कैसे करते हैं? क्या है रोजगार? क्या करेंगे, इससे मजबूरी काम करके खाते हैं। मजदूरी? हाँ। आप लोग भी दीदी कैसे परिवार चलता है? वही मजबूरी। रो क्यों रही है? रोइए मत, नहीं रोइए। मजबूरी करते हैं, काम क्या करेंगे, काम करने जाते हैं। कहाँ जाती है काम करने? उधर ही। अविनाश, कोई सरकारी मदद इन तक पहुंची? देर रात की घटना है, देर रात में घर गिरा इन तमाम लोगों का, क्या कोई सरकारी मदद आई इन तक? क्या करेगा, बाल बच्चा छोटा छोटा है, मेरा बहू कमा कमा के खिला क्या करे, क्या करेगा? ये नेता लोग नहीं आते हैं जो वोट देती हैं जिनको? नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। मुखिया? नहीं, कोई नहीं दे रहा, नहीं, कोई नहीं दे रहा, नहीं दे रहे। इतना मेरा बर्दाश्त हो गया, बाल बच्चा मन कर करके हम कर दिया, हम कुछ नहीं हो गया, हम क्या करें? कोई शहर तक नहीं दिया, गांव घर नहीं दिया, वही बंद हुआ है। अविनाश, दर्द है, दर्द समझ सकते हैं इनका। देख रहा, आशियाना छिन गया इनका। अब एक तस्वीर आपने जो भेजी थी, माइकिंग के जरिए देख रहे थे, बीडीओ साहब, सीओ साहब वहां लोगों को आगाह कर रहे थे, क्या उनकी तरफ से भी मदद नहीं पहुंची? ये देखिए अनूप, यहाँ कोई मदद पहुंचाने वाला, या यूं कहें कि जो सरकार जो कहती है और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर
इसी उदाहरण से समझें कि अगर इस गरीब व्यक्ति का, गरीब परिवार का मिट्टी का मकान अगर गिर गया है, उन्हें कहाँ रखना है। जब सरकार कहती है कि हमने कैंप बनाया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो मुखिया हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, उनको ऐसे परिवार से मिलना चाहिए, जानना चाहिए कि अब इस हालात में वो कहाँ रहेंगे, किसके घर रहेंगे, कैसे खाना खाएंगे, उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सरकारी घोषणा से ज्यादा सुनने और देखने को नहीं मिलती है। सरकार दावा जरूर करती है, अधिकारी लंबे चौड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन जब आप जमीन पर जाएं, धरातल पर जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। और ये तस्वीरें बयां कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से घटना के बाद जो परिवार है वो आस में बैठा है कि कोई तो मदद करेगा, लेकिन मदद करने वाला इस तूफान में कोई भी नहीं है। बिल्कुल, मुस्तैदी की बात तो सरकार भी कह रही थी, प्रशासनिक लोग भी कह रहे थे, लेकिन मुस्तैदी कहां है, इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अविनाश की इन तस्वीरों को देखकर वो अधिकारी जागेंगे और इन गरीब परिवार वालों को मदद मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और देखिए, देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। और देखिए, इसको लेकर न्यूज 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है। मुहिम ये कि मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन। इसलिए जहां भी जैसे ही मौका मिले टीका जरूर लीजिए। राजधानी दिल्ली में अब उन लोगों के लिए नया वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया जिन्हें इन दिनों अस्पताल जाने में डर लग रहा है। अस्पताल नहीं जाना, मत जाइए। आइए खुले में टीकाकरण कराइए। दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली में आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। इस समय हम खड़े हैं द्वारका के मॉल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे हुए हैं। वक्त इतना विपरीत चल रहा है कि लोग अस्पताल जाने से भी घबराने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने का आखिरी उपाय है वैक्सीनेशन, फिर भी लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए 26 मई से दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की। दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। सुना आपने, दिल्ली में ऐसे और भी सेंटर खोले जाएंगे जहां लोग कार में बैठे बैठे टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाने से लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं वे वैक्सीन लगवाने जाएं और भीड़ के चलते संक्रमित न हो जाएं। इसका हल ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए निकल गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र से ज्यादा वैक्सीन मिलने की संभावना भी जताई। वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली को प्रतिमाह कम से कम 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, ताकि 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। 18 से 44 साल के लोगों को ये वैक्सीन यहाँ पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।